नमस्कार, चक्रव्यूह में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज चक्रव्यूह में सवालों के घेरे में है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। जी हां, आप समझ गए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब। स्वागत है आपका चक्रव्यूह। धन्यवाद। चक्रव्यूह में जो आज पहला सवाल मेरा है वो ये है कि अब आप फॉर्म में आ गए हैं दोबारा 1 साल के बाद, और अब जो कांग्रेस के लोग हैं वो ये नारा दे रहे हैं कि अब हुड्डे लाइन या खुड्डे लाइन। क्या मायने हैं इसके? ये तो वही बता सकते हैं, मैंने तो ये नारा नहीं दिया। मैं तो एक ही बात कही, भाई कांग्रेस का समर्थन करो और ये जन विरोधी जितनी नीतियां हैं मौजूदा सरकार का, उसका विरोध करो। वहाँ के जो उनके मुद्दे हैं लोगों के, वो उठाएं हम जगह जगह जाके। मतलब आपको नारा पसंद आया ये? भाई नारा तो लोग बनाते हैं। हाँ, तो ये जो नारा था ये इशारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ था, या जो लोग आपके पार्टी में भी थोड़ी बहुत मुखालफत करते नज़र आते हैं? नहीं, हमारी पार्टी तो एक है। एक है। हाँ, और लगातार हमारी पार्टी देखो। हाँ, पार्टी एक है। इस चीज़ को लेकर जो ओपोजिशन है ना, वो सवाल उठाती रहती है कि जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज की तारीख में हरियाणा में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन ये क्या पार्टी की जैसे कॉरपोरेट हाउसेस की होती है या जैसे ब्रिटिश सरकार की थी कि पॉलिसी है कि किसी को कंफर्टेबल नहीं रहने देना, कि विधानसभा में विपक्ष की नेता बना दो किरण चौधरी, अध्यक्ष बना दो अशोक तंवर को, तो एक दूसरे के साथ थोड़ी खटपट होती रहे और 10 जनपद तक मेरी किसी के साथ खटपट नहीं है। मेरे किसी विधानसभा की जो नेता बनी हैं वो हमारे सारे विधायकों ने प्रस्ताव करके दिया था, सोनिया जी को अधिकृत किया था, उन्होंने बनाया। बाकी ऐसी किसी से कोई मेरी खटपट नहीं है। अभी 1 साल हो गया है मनोहर लाल खट्टर साहब की सरकार को। ये जो 1 साल है, ये 1 साल आपने ओपोजिशन में बिताया काफ़ी अरसे के बाद, 10 साल के बाद। अब जैसे 1 साल पूरा हुआ, आप पूर्व मुख्यमंत्री से मास्टर जी बन गए और आपने एक प्रश्न पत्र तैयार कर दिया। क्यों? 1 साल तो हुआ अभी। क्योंकि मैंने कहा था ये कि भाई इनको हम 6 महीने देंगे और साल के बाद इनका देखेंगे क्या इनके उपलब्धि क्या है, या कैसी इनकी कार्यशैली है, या कैसी डिलीवरी है। और जब ये सवाल पूछे हैं तो यही पूछे मैंने जो वायदा किया था। मुख्य तौर पे ऐसे सवाल हैं जो इन्होंने वायदे किए हुए हैं, जो लोगों को सपना दिखाया हुआ है, जिन बातों को लेकर ये सत्ता में आए हैं, यही जवाब दे हैं लोगों को, तो वो सवाल पूछे हैं। अभी ये जो सवालात आपने पूछे, 20 आपने सवाल पूछे थे और एक ऐच्छिक सवाल भी था। हाँ, वो जो ऐच्छिक सवाल था वो याद है आपको? याद है। मैं वो क्योंकि इनका ये था कि 15-15 लाख रुपए हाँ सबके खाते में आएंगे। हाँ। तो मैं जवाब इसे ऐच्छिक जवाब है, क्योंकि इनका जवाब तो लग गया पता। मैं सिरसा गया था। हाँ। तो जब मैं किसान को देख रहा था तो एक किसान आया मेरे पास, उसने कहा जी हमारे से गलती हो गई। मैं क्या हो गई आपसे? बड़े हम धोखे में आ गए। 15-15 लाख रुपए सोचा हमने हमारे अकाउंट में आएंगे, वो तो आए नहीं। लेकिन ऐसे हालात इस सरकार ने पैदा कर दिए, 15 लाख कर्जा हो गया हमारे ऊपर। तो आपको लगता है कि ये जो 15 लाख वाला मसला था ये तो क्लोज ही कर दें, मतलब इस पे अब डिस्कस करने की भी ज़रूरत नहीं है? वो तो उनका अध्यक्ष कह चुका। और ये जुमला है, जो तो जुमला पार्टी है ये। तो जो ब्लैक मनी आने वाला था उसको लेकर अभी अब आप भी चुप हैं, कुछ कर नहीं रहे सरकार के खिलाफ कि भारत के जो बाहर पैसा आने वाला था, बहुत काला धन था, वो भी जुमला ही था क्या? इनके खुद ही इनके अध्यक्ष ने कहा है कि ये जुमला था। अब जुमले ही पढ़ने इन्होंने तो डिलीवरी कहाँ से आएगी? चलिए पहले हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा में जो मुख्यमंत्री बने हैं मनोहर लाल खट्टर साहब, उनका राजनीतिक एक्सपीरियंस कोई नहीं रहा, वो भी मानते हैं। वो कहते हैं कि 6 महीने तक तो मैं अपने जो 2 मुख्य ऑफिसर हैं उनकी शक्ल ही नहीं पहचानता था कि खुल्लर साहब कौन है, कौशल साहब कौन है। अब 1 साल का तजुर्बा हो गया उनको, तो पर्सनैलिटी के तौर पे, मतलब व्यक्ति विशेष के तौर पे और मुख्यमंत्री के तौर पर आप उनको कैसे आंकते हैं? नहीं, व्यक्तिगत तो मेरे को कोई शिकायत नहीं है उनसे, और भले ही आदमी होंगे, और इसमें भी कोई दो राय नहीं। वो ये बात ठीक करें हैं कि तजुर्बा ना होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन तकलीफ़ कहाँ होती है, सीखने का प्रयास भी ना किया जाए, वहाँ ठीक नहीं है। व्यक्तिगत कोई शिकायत नहीं है इनसे। अभी जो इन्होंने घोषणा पत्र बनाया था उसमें 150 से ज़्यादा वायदे इन्होंने किए थे। हाँ, आपको क्या लगता है, हालांकि इनके लोगों ने कहा भी बीच में कि जो घोषणा पत्र बनाते हैं वो अलग लोग होते हैं,
सरकार अलग लोग चलाते हैं, ब्यूरोक्रेसी उसमें इन्वॉल्व रहती है। आप इस बात से कहाँ तक नहीं, सहमत ऐसा हैं? है, अगर घोषणा पत्र बनाते हैं अलग लोग बनाते हैं तो ये लोगों को पहले बता देना चाहिए भाई घोषणा पत्र अलग लोगों ने बनाई हुई है, वो अलग लोग कोई वोट मांगेंगे। जब आप उस घोषणा पत्र पे वोट मांगते हो, लोगों से करते हो, आप 2005 का हमारा घोषणा पत्र देखो उठा के, कांग्रेस पार्टी का जो हरियाणा में किया, 2009 का घोषणा पत्र उठा के देखो, 100% उसको हमने लागू किया, 100%। और इनके 154 के करीब 153-54 वायदे हैं, एक भी वायदा ये बताएं कि इन्होंने किया हो उस तरफ कुछ कदम भी बढ़े हों। एक जो सवाल है जो बार बार जिसमें आपको ओपोजिशन घेरने की कोशिश करती है, वो ये है कि जो कांग्रेस का कार्यकाल रहा इसमें भ्रष्टाचार के काफ़ी आरोप लगे, हालांकि अभी तक कोई साबित नहीं हो पाया है। तो उन आरोपों का जो जब भी आप कोई सवाल पूछते हैं तो वो सवाल उस पर काउंटर सवाल दाग देते हैं आपके ऊपर। तो ऐसे कौन से मसले हैं जिनके अभी निर्णय नहीं, आने कोई बाकी हैं? ऐसा कोई मसला नहीं, भ्रष्टाचार का कोई उसके संग आरोप नहीं था, लेकिन जिसका भी नोटिस में आया, मान लो कोई किसी अधिकारी ने भ्रष्टाचार किया तो उसको फ़ौरन हमने एक्शन लिया। अपनी विफलताएं छुपाने के लिए या उस टाइम सत्ता पाने के लिए झूठे इल्ज़ाम लगाते रहे और झूठी बातें कहते रहे। हालांकि आप आईएएस ऑफिसर और ऑफिसर लॉबी की बात करते नहीं हैं, लेकिन एक सुर्खियों में अब नाम अशोक खेमका का आ रहा है। वो चार्जशीट वापस ले ली जो आपकी सरकार ने दिया था। देखिए, मैं अधिकारी के बारे में कुछ नहीं कहता हूँ किसी के व्यक्तिगत, लेकिन जो हमारी सरकार में फैसला हुआ था वो बिल्कुल सही हुआ था। अब आपको उसके पीछे कुछ लग रहा है कि जो भारतीय मैंने जनता कहा ना, मैं अधिकारी को कभी वो नहीं करता हूँ, लेकिन जो हमारी सरकार में फैसला होता है वो ठीक फैसला होता है। अच्छा, कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी पर या कुछ आला कमान की तरफ से ऐसे दबाव आ रहे हैं कि आप मिलकर काम करें? क्योंकि जगह जगह पर ये देखने को मिल रहा है, आप माने या ना माने, कि हर एक नेता अपनी डपली अपना राग लेके चल रहा है, चाहे वो किरण चौधरी हों, अशोक तंवर हों, विधायक आपके वहाँ पे टी पार्टी पे पहुँच जाते हैं करनाल में, फिर यहाँ पे आते हैं। तो ये सब गफलत पैदा कर रहा है आपके सपोर्टर्स के नहीं, बीच वो में। गफलत कोई हर जगह हर व्यक्ति नहीं जा सकता है। जो भी हमारे साथी हैं, चाहे वो किसी पद पे है, चाहे विधायक है, चाहे और भी हैं, जहाँ भी करते हैं जनता की आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं और इस जन विरोधी सरकार के जो फैसले हैं उनके खिलाफ बोलने का काम कर रहे हैं। आपका जो कद है, आपका जो व्यक्तित्व है, जो इतिहास है, आप उस कैटेगरी में हैं जो जन जन के नेता माने जाते हैं। लेकिन आप ही की पार्टी के नेता जो इस वक्त अध्यक्ष हैं आपकी पार्टी के, उनके मुख से ऐसे बयान आते हैं जिसमें आपको बता दिया जाता है कि आज की तारीख में भूपेंद्र सिंह हुड्डा खाली एक विधायक हैं। इस तरीके के बयान ठेस पहुंचाते हैं मन को? नहीं, किसी कहने से क्या है, मैं तो विधायक तो हुई, आप भी कहोगे मैं विधायक हूँ। विधायक है, लोगों ने चुन के भेजा है। विधायक तो बहुत सारे हैं ना, हुड्डा साहब में और आम विधायक में कुछ तो फ़र्क होगा। ऐसा है, ये वही मैं कह रहा था, ये बातें आप लोगों से करते हैं, हमारे कोई इसमें वो नहीं है, सब एक हैं। मैंने बता दिया आपको, सोनिया गांधी, राहुल गांधी हमारी नेता हैं, बाकी पदाधिकारी हैं, पदाधिकारी आते जाते रहते हैं। अभी जो कांग्रेस का आप देख रहे हो पूरा का पूरा हरियाणा में, जिस हिसाब से ओपोजिशन का काम सत्तारूढ़ पार्टी को घेरने का होता है, क्या वो काम ठीक तरीके से हो पा रहा है? कांग्रेस ही कर रही है विपक्ष का काम। हालांकि लोगों ने मुख्य विपक्षी दल इनेलो को चुन के भेजा है, लेकिन अगर आप विधानसभा की कार्रवाई देखेंगे तो मुख्य विपक्षी दल नहीं रहा है इनेलो, वो मुख्य सहयोगी दल बन चुका है। आपने कौन कौन से मुद्दे उठाए एक साल के दौरान? हमने किसानों का मुद्दा उठाया, बिजली का भाव बढ़ा, बिजली उठाई, कहीं जाती हुई किसी दलित के साथ हुई वो उठाया, हर जगह कानून व्यवस्था की सवाल हमने उठाई, हर मुद्दा हमने उठाया। अब किसान की जब से पिटाई हुई, आप ये देखिए, हमने कहा शुरू में 6 महीने के बाद पहली फसल आई, धान पिटा इनका, फिर पॉपुलर पिटा, फिर आलू पिटा, बाजरा पिटा, और जब गेहूं बीजने की बारी आई तो किसान खुद पिटा। खाद जो है थानों में बटा, किसान को पीट पीट कर पिटना पड़ा बेचारा। खैर चलो जो भी है, फिर कुदरत ने भी मार मारी, बेमौसमी बारिश हुई। मेहनत करके किसान जब लेके आया अपनी मंडी में गेहूं का एक एक दाना इकट्ठा करके, तो ख़रीद नहीं हो रही थी। उस समय हमारे को मंडियों में आना पड़ा, उनकी आवाज़ में आवाज़ मिला के उनको सरकार को मजबूर करना पड़ा। और ये मैंने पहले कहा था, जिस दिन ये फैसला हुआ कि FCI खरीद नहीं करेगी हरियाणा में, वो किसान के विरोधी और
जो आड़ती हैं उनके उनके अहित का फैसला था। उसी टाइम मैंने कहा था ये जो फैसला किया है ये इसको सरकार को मजबूर करना चाहिए, दिल्ली जाकर मुख्यमंत्री को जाना चाहिए वहाँ और मजबूर करना चाहिए एफसीआई एंटर करे। ये जो मसले आपने हमें बताए ये हैं, ऐसा हमारे समय में भी हुआ था। इन्हीं मसलों पर ऐसा मैं मुख्यमंत्री जब भी ऐसा हुआ था, एक भी एफसीआई ने फैसला कर दिया था हम हरियाणा में किसान ये खरीद नहीं करेंगे। उस समय मैं खुद गया वहाँ दिल्ली, हाईएस्ट लेवल पे बात की, एफसीआई को मजबूर किया कि आप खरीद करो हमारी, क्योंकि जब तक एफसीआई नहीं आती है तो सही खरीद नहीं होती। ये जो आरोप हुड्डा साहब आपने लगाए हैं मौजूदा सरकार पे, आरोप नहीं, मैं तो असलियत बयान की है आपको। बिल्कुल, ये जो असलियत है आपके मुताबिक, इसी असलियत पर, इन्हीं आरोपों पर हम आपसे बात करेंगे। लेकिन वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो चक्रव्यूह, और चक्रव्यूह में आज हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं एक छोटे से विराम के बाद। किसान जो है वो समस्या में है। किसानों का जो धान लिया जाता है उसकी रसीद काटी जाती है, 14.5 दिए जाते हैं उसको 1200 रुपये। ये बड़ा भारी घोटाला है। आपने आवाज़ उठाई उसके खिलाफ? हम उसका मतलब अब उठा रहा हूँ ना आपसे। आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आज चक्रव्यूह में हैं आपके अपने पसंदीदा नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब। ब्रेक में जाने से पहले आपने कई सवाल उठाए मौजूदा सरकार पर। बिजली का मसला है, बिजली के मसले से शुरुआत करते हैं। तो मौजूदा सरकार है वो आप पे आरोप लगाती है कि आप जब सत्ता में रहे तो आपने किसानों को कहा कि आप बिल मत भरिए, बिजली आती रहेगी, और मुश्किल हो गई। ये कभी नहीं कहा मैंने। ये हमारे पूर्व मुख्यमंत्री के ज़माने की बात कर रहे हैं, इनेलो के नेताओं ने कहा होगा। मैंने कभी नहीं कहा कि बिल मत भरो। जो हमारे समय की परियोजना थी उनका ही फीते काटे इन्होंने, अपनी कोई नई परियोजना नहीं बनाई। हमने कहा कि गांव में जो पूरे बिजली के बिल भरेगा उस गांव को 24 घंटे बिजली मिलेगी। तो वो जगमग गाँव रख दिया, उसका स्कीम वही है। तो मैं तो कभी ऐसी बात नहीं कही है। ये तो आपके पच्चीनों पे चल रहे हैं। फिर आपको खुश होना चाहिए, जो आप करना चाह रहे थे वही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये? आपकी नहीं हमारे तो जो आपकी नीतियां हैं उन्हीं को आगे बढ़ा रहे हैं ना। 10 साल में बिजली के कम से कम भाव बढ़ाए हमने। गरीब आदमी बिल्कुल जो है बोझ नहीं बना है, लेकिन इन्होंने तो 1.5 गुना 2 गुना बढ़ दिया। किसान जो है वो समस्या में है। किसानों का जो धान लिया जाता है उसकी रसीद काटी जाती है, 14.5 दिए जाते हैं उसको 1200 रुपये। आपने क्या किया उन किसानों के लिए? मैं तो आपको मीडिया में दिखाया, करनाल में किसान पेश किए, मैंने बिल पेश किए और उनसे पूछा। कम से कम 60 डेयरियों पे मैं गया, तो मैंने पूछा किसान से, भाई क्या भाव बिका तुम्हारा? बोला जी रसीद पे 1450 रुपये दस्तखत कराए, 1200 रुपये दिए। तो ये जो 250 रुपये जा रहे हैं आपके हिसाब से किसकी जेब में जा रहे हैं? ये बड़ा भारी घोटाला है। क्या है, थोड़ा विस्तार से बताइए। घोटाला तो एक इसमें नहीं है। घोटाला तो 1509 में इससे भी बड़ा हो गया। अब मैं चाहता हूँ उसकी CBI इंक्वायरी करे। 1509 जो है, पहले इन्होंने पत्र लिखा, आदेश दिए कि केंद्र से इजाज़त मिल गई है, आप 1509 जो है ग्रेड 1 के हिसाब से धान खरीद लें। ठीक, कोई इतराज़ नहीं, लेकिन उनकी एंट्री अलग अलग रखें। 1509 क्योंकि 1509 बासमती है, बासमती की पहचान है उसकी। तो 1509 की है, ये ग्रेड 1 का है, उस हिसाब से एंट्री रखें आप, ठीक है। लेकिन 4-5 दिन के बाद ही दूसरा आदेश दे दिया। क्या दे दिया? कि कोई ज़रूरत नहीं अलग अलग एंट्री करने की, एक कॉमन एंट्री कर दें। इसका मतलब क्या हुआ? आपने आवाज़ उठाई उसके खिलाफ? हम उसका मतलब अब उठा रहा हूँ ना, आपसे, आपके माध्यम से उठा रहा हूँ। मैं तो जीत गया जब सार पता लगाया मेरे को इनके घोटाले का। तो इनका उसका मतलब ये हुआ कि जो 1509 जो उसमें हो गया, 1 लाख धान के उसमें ख़रीदा गया, लेवी करेंगे तो उनकी मर्जी है मिलर्स की कि वो कौन सा दें, 1 लाख दें या 1509 बिकेगा, सब भी बेच रहे 70 रुपये किलो, और वो उसका भाव कितना आम चला होगा चावल का। तो ये बड़े भारी घोटाला है, हज़ारों करोड़ का घोटाला है। CBI जांच करना चाहिए, इससे बड़ा भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। इस सरकार के आने के बाद गिरदावरी में इतना भारी घोटाला हुआ है
और हमने भी कितने हज़ारों सैकड़ों इनके पास भेजी। पर ये तो कह रहे हैं इन्होंने जितना मुआवजा दिया पिछले 10 सालों में कभी किसी सरकार ने नहीं दिया। ये पहली सरकार जिसने मुआवजा कम किया। कैसे कम किया? ऐसे कि हमारे से पहले तो कुछ सैकड़ों वो था, हमने 10,000 रुपया प्रति एकड़ मुआवजा देने का वो किया। उसमें मुख्य शेयर हरियाणा सरकार था और केंद्र सरकार का होता था, उसमें कोई 36% के करीब, बाकी 64% हरियाणा सरकार देता था। ये उसकी डिस्ट्रीब्यूशन थी। और केंद्र सरकार ने 1.5 गुना कर दिया, मतलब 3600 रुपये देते, जो 36% देते वो 5400 हो गया 10,000 में से। इसका मतलब ये हुआ कि 10,000 जो मुआवजा देते थे, अगर हरियाणा सरकार भी 1.5 गुना करती तो 15,000 रुपये होता। 15,000 रुपये किया नहीं इन्होंने, 12,000 का दिया, हमने बढ़ा दिया, हम 12,000 दे दिया, जबकि उसमें 1,800 रुपया तो केंद्र का शेयर है, इनका 200 होता है। जो परसेंटेज थी वो परसेंटेज रखते तो 15,000 से भी कहीं ज़्यादा इनको मिलना चाहिए था मुआवजा। एक बार फिर से मुआवजा। और दूसरा फिर नुकसान इतना हुआ है, पहले इतना कभी नुकसान नहीं हुआ। जो अभी आपने ईटीवी पर खुद ही कहा कि सबसे पहले आप ये बात इस ईटीवी पर आप कह रहे हैं हमारे कार्यक्रम चक्रव्यूह में, ये जो धान की खरीद है 1450 रुपये की रसीद और मिल रहा है किसान को 1200 रुपये। नहीं, ये तो मैं वहाँ कह चुका आपके करनाल मीडिया के सामने। तो ये मैं बता रहा हूँ, ये मैंने बताया आपको। ये जो घोटाला है ये आपके हिसाब से कितने रुपए का है और इसके लिए कांग्रेस की क्या रणनीति है? ये 1509 में जो किया है जी, ये कम से कम 2,000 करोड़ से के करीब का होगा, जो किसान को और सरकार को नुकसान होगा। अभी जो कानून व्यवस्था है प्रदेश में, इस कानून व्यवस्था को आप कैसे देखते हैं? और तुलना जाहिर है कि जो आपका शासनकाल था उससे भी होगी। कानून व्यवस्था तो बिल्कुल चरमरा गई। कैसे? अब देखिए ना आप, जिनको पुलिस की सिक्योरिटी मिली है उन्हीं का क्या हाल है, वही सुरक्षित नहीं है तो दूसरा कहाँ सुरक्षित रहेगा। वहाँ पलवल में ऐसा ही हुआ, गोहाना में क्या हुआ, मैं खुद मौका पर देख के आया था वहाँ। मैं अपने तजर्बे से कह सकता हूँ उसने फांसी नहीं खाई, जबकि मुख्यमंत्री जी ने बयान दे दिया कि वो हैंगिंग का केस है, ना वहाँ कोई ऊपर कुंडी है ना कुछ है। मतलब ये जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से आप रोज़ रोज़ देख रहे हैं, कोई भी सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं करा जा रहा है। आपको लगता है कि जो ये सरकार है इस पे बार बार आप आरोप लगाते हैं कि अनुभवहीन सरकार है, लेकिन आपने साथ में ये भी माना कि अनुभव तो जब काम करने का मौका मिलेगा तभी। लेकिन जो बयान बदलते हैं या जो यू टर्न सरकार लेती है, इसके पीछे पॉलिटिकल सोच है या जो अफसरशाही है वो हावी लग रही है आपको? विल नहीं है, सीखने का प्रयास नहीं है, सीखने का प्रयास नहीं है, विच हंटिंग है। कोई कहेंगे हम हुड्डा सरकार के गड्ढे भर रहे हैं। भाई कौन से गड्ढे हैं? हाँ, गड्ढे भर रहे हैं, ये मानने वाली बात है। ये क्या गड्ढे भर रहे हैं? गड्ढे भर रहे हैं जिस धान का भाव हमारे समय 4700 रुपये प्रति क्विंटल मिला, वो आज 1400 रुपये भी नहीं, 1200 रुपये में धक्के खा रहा है। जिसका 6,000 रुपये क्विंटल मिला वो 1800 रुपये बिक रहा है। इनकी नीयत ठीक नहीं है। कहेंगे पंचायत के इलेक्शन है, पंचायत के इलेक्शन टालने के लिए क्या किया कि भाई सेक्शन वो लगा दी, ऐसी शैक्षणिक योग्यता, हाँ शैक्षणिक योग्यताएँ लगा दी। भाई विधायक का नहीं है, सांसद को नहीं है, आपकी क्या है? सिर्फ चुनाव से भागने की प्रयास करने की है। और है, अच्छी बात है, मैं कोई इसके खिलाफ नहीं हूँ। पढ़े लिखे हो तो पढ़े लिखे पंचायत में भी हो तो विधानसभा में भी होने चाहिए ना, लोकसभा में भी होने चाहिए। जब उस योग्यता के आदमी देश को चला सकते हैं, उस योग्यता के आदमी प्रदेश को चला सकते हैं, तो उस योग्यता के आदमी पंचायत को क्यों नहीं चला सकते? लेकिन नीयत कहाँ इनकी दर्शाती है? अगर ठीक नीयत होती तो पहले जो अपने विधायक हैं यहाँ, सांसद को तो नहीं कह सकते, विधायकों को कह सकते हैं, जो शैक्षिक योग्यता पूरी नहीं करते हैं पंचायत की, वो विधायक रहने के काबिल भी नहीं है, उनका इस्तीफा दिलवा देते। उनकी जगह जो शैक्षिक योग्यता है ऐसे आदमी को टिकट देते, चुनाव करा लो, बाई इलेक्शन पता लग जाएगा क्या लोगों की मंशा है इसमें। तो नीयत दर्शाती है। आप हरियाणा में ऐसे नेता हैं जो 10 जनपद के सोनिया गांधी के परिवार के सबसे करीब माने जाते हैं। आप पे भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगा नहीं, लेकिन बार बार घेरा उसी परिवार के संदर्भ में जाता है। ये तो है, इनका शुरू से यही टारगेट रहा है। अब इस बात से नहीं है, मान लो हरियाणा में भी कोई केस है तो ज़्यादा कहीं कमीशन बिठा रहे हैं,
खास एक व्यक्ति को टारगेट करने के लिए, विच हंटिंग। अंधा आदमी काले बैग में अंधेरी रात को काली बिल्ली की तलाश में जब है ही नहीं, हाँ, तो वो काम कर रहे हैं। मतलब वाड्रा साहब के केस में कुछ निकलने वाला नहीं। कोई अनियमितता हमारी तरफ से नहीं हुई है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। सब कानून के अनुसार हुआ है, किसी को हमने फेवर नहीं किया जी। हम वी हैव बीन वेरी फेयर। ये अभी आपने सबसे पहले सवाल किया 1 वर्ष का, तो वर्ष में क्या है, इनके नारे देखो आप, 1 वर्ष से सब हर्ष ऐसे कुछ कह रखा है। हाँ हाँ हैं? हाँ तो मेरा कहना है 1 साल हाँ और दर्द अनेक, हाँ हर आदमी दुखी है। हाँ ये भाजपा की सरकार, हाँ कैसी सरकार, 1 साल हर जिसको देखो वही नाराज। 2 घंटे सीएम गाथा साहब ने गाथा। लगातार बोला, अपनी उपलब्धियां गिनाई, नहीं, आपको दिखती नहीं है। उपलब्धियां गिना रहे हैं हाँ। और जगह जगह जलसे कर रहे हैं। एक इन्होंने किया जलसा हिसार में, वहाँ केंद्र के एक मंत्री आए, हरियाणा के भी कई मंत्री थे। अखबार में फोटो आप ही स्वयं देख लेना, खाली कुर्सियों की फोटो। एक मंत्री ने किया रेवाड़ी में जलसा, खाली कुर्सियों की फोटो। मेरा इनसे अनुरोध है, भाई खाली कुर्सियों की आपने भाषण देना है, हाँ। तो फिर इतना पैसा क्यों व्यर्थ कर रहे हो? आप टेंट हाउस लगाओगे, कुर्सी वहाँ मंगाओगे, टेंट हाउस के सामने ही जाके भाषण दे दो, जहाँ कुर्सियाँ ही खाली पड़ी हैं पूरी वहाँ दे दो भाषण, खाली कुर्सियों को भाषण दे रहा है। तो जी। ये तो इनकी स्थिति हो रही है। हाँ। अब आपको देखकर और जो आपका जोश है उसको देखकर लास्ट सवाल, हालांकि मैं पहले पूछ चुका हूं, लेकिन एक लास्ट लाइन फिर से मैं कहूँगा, जो नारा दिया गया है कि अब क्या वो समय आ गया हरियाणा में कि हुड्डा लाइन या खुड्डा लाइन? मैंने कहा ना आपको, ये मैंने नारा नहीं दिया है, ये लोगों को किसी ने दे दिया वो नारा। अच्छा तो लगा, लेकिन आपने आपको सुन लिया होगा। नारा अच्छा तो लगा? मेरे को कुछ भी बुरा नहीं लगता। हाँ, मतलब खुश हैं इस नारे से? नहीं, मैं समझाए, मैं तो एक बात से खुश हूँ, कांग्रेस मजबूत हो कांग्रेस मजबूत और लोगों का हित हो, जनहित के फैसले हो, इस बात से खुश हूँ। एक सवाल का जवाब आप से मैंने बिल्कुल शुरू में पूछा था कि 10 साल तक तो आप मुख्यमंत्री रहे, लेकिन अब मुख्यमंत्री से आप सीधा ही मास्टर जी बन गए हैं। 20 सवाल आपने पूछ लिए, ऐच्छिक सवाल का तो आपने बता दिया, लेकिन ये जो 20 सवाल पूछे हैं, उम्मीद है आपको जवाब मिलेगा इसका? ऐसा है, जो कोई विद्यार्थी हो, जो मतलब पर्चा जिसने देना हो, वो बाईकाट कर दे, हाँ। तो उसका फिर 0 ही नंबर आएगा। मैं चाहूँ भी हाँ। कि पास कर दूँ, जब बाईकाट ही कर दिया उन्होंने, हाँ। तो अब मैंने 15 दिन की बात कही थी उनको। हाँ। 15 दिन तक इंतज़ार करूँगा, फिर ये जो पर्चा है ये लोगों के सामने रखूँगा, हाँ। और फिर लोग नंबर दे देंगे। मतलब आपके हिसाब से एग्जाम ही छोड़ गए? मतलब भागे जवाब ही नहीं दे रहे हैं, यूँ कह रहे हैं कि भाई इनको कोई हक ही नहीं पूछने का। कोई कुछ कह रहा है ना, हक जवाब तो है आपको, हक ना जवाब देने की वजह से कह रहे हैं ये पूछ ही नहीं सकते, तो इसका मतलब ये भाग गए, बाईकाट कर गए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब कह रहे हैं कि जो मेरे सवाल थे उन सभी सवालों को बॉयकॉट करने का मतलब है कि जो विद्यार्थी हैं, सरकार विद्यार्थी है और हमने इनको मास्टर जी की उपाधि दी है, तो जो अंक ये दे रहे हैं वो 0 का ही दे रहे हैं। अब मनोहर लाल खट्टर साहब अगर इस कार्यक्रम को देख रहे हो तो उन्हें डिसाइड करना है कि जो विपक्ष में लोग हैं उनका जवाब देना, उनकी जवाबदेही बनती है या नहीं। चक्रव्यूह में आज आपके साथ थे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब। चक्रव्यूह में हमारे सवालों के घेरे में ये कितना चक्रव्यूह के अंदर गए, कितने सवालों के जवाब ईमानदारी से दिए और चक्रव्यूह के घेरे से बाहर आ पाए या नहीं, ये फैसला हमेशा की तरह आप कीजिए। हुड्डा साहब, आपने अपने कीमती समय में से समय निकाला, हमारे साथ बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू। ईटीवी पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है, कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ।